हम लोग कल 3-4 सवाल लगाए थे और कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण हो नहीं पाया। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और जो पीछे था वो वीडियो है परसेंटेज नाम से, आप उसको SSC MTS हवलदार आंसर की 1 नाम से, उसमें 2-3 सवाल हैं वो देख लेना आप। और ये अपना आज हमारा अगला सवाल है कि ये रवि एक टेबल 1600 रुपये में ख़रीद कर उसे 10% की हानि पर बेच देता है, तो टेबल का विक्रय मूल्य बताइए। तो देखो, मान लिया टेबल का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो, अगर इसको लगाना है बहुत ही आसान है, डिटेल मेथड से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो उसने ख़रीदा था, क्रय कितने का किया था, 1600 रुपये का। 1600 रुपये का उसने क्रय किया था। कितनी हानि पर बेचा है, हानि उसको हुई है 10%। 10% की हानि हुई, यानी अगर हम कहें 10% की हानि हुई तो कितना जो शेष बचा मूल्य वो कितना बचा। अगर हम कहें तो जो विक्रय किया उसने, कितने पर विक्रय किया, जो विक्रय किया वो भाई साहब कितने % पे किया। जो एक क्रय है वो 16 रुपये है, या हम कह सकते हैं कितने का खरीदा था, 100% पे खरीदा। उसने हानि कितनी उठाई, 10% की, तो कितने पर विक्रय कर दिया, 90% पर विक्रय कर दिया। सीधी सी बात है। ये जो 100% है किसके बराबर हैं, ये बराबर हैं 1600 रुपये के। तो 90% कितने के बराबर होगा, तो यहाँ से 1% का मान निकाल लें। ये 100% है, 1% का मान निकालेंगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 16 रुपये। तो 90%, तो 1 का गुणा 90 से किए तो 16 गुणे 90 कर देंगे, तो ये हो जाना है 10 और 16 नवैया 144, यानी 1440 रुपये। उसने कितने रुपए में बेच दिया, 1444 रुपये की टेबल को उसने बेच दिया, यानी विक्रय का जो टेबल का विक्रय है वो 1444 रुपया। इसके अलावा हम इस तरह से लगा ही सकते हैं। दूसरा AM1 था, दूसरा मेथड इसका है। हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस कैसे हल करेंगे यही सीखते हैं, सब्जेक्टिव नहीं सीख रहे हैं। सब्जेक्टिव सीखना हो तो आप हमारे परसेंटेज का डिटेल जो लेक्चर वहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग सवाल लगाना ही सीखेंगे। जैसे लिखा है 10%, तो ये 10% की जो फ्रैक्शन होगी 1/10 आएगी। कैसे आती है, तो 10% है ये 10 के बटे में कितना आएगा, 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 1/10, यानी जो इसकी फ्रैक्शन होगी 10% की हो जाएगी 1/10। तो देखो यहाँ से क्रय कितना हुआ, क्रय तो देखो 10%, ये वास्तविक होती है और ये इसका रिजल्ट होता। तो वास्तविक मूल्य कितना था, 10 रुपये। 10 रुपये वास्तविक मूल्य था। ये अगर वास्तविक की बात करी जाए, वास्तविक कितनी थी, 10 रुपये। जब ये 10 रुपये थी और नया मूल्य कितना हुआ, क्योंकि एक कम कर दिया है, एक कम करने पर कितना हो जाएगा, 10 का 10% घटा दोगे तो आ जाएगा एक आएगा ना, यहाँ से एक कितना हो जाएगा, 9। इसमें से ये वाला जो होगा 1 को माइनस कर दो इसमें से, तो बच जाएगा ये कितना, 9। तो जो 10 है वास्तविक मूल्य, लेकिन वास्तविक मूल्य तो 1600 रुपया, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो 9 का मान कितना आ जाएगा, 160 गुणे 9, जो कि आगे चलकर 16 नवैया 144। तो इस तरह से भी आ जाएगा। ये जो 10 रुपये है ये 1600 के बराबर है, तो 9 रुपया या 9 इकाई कितने के बराबर हो जाएगा, 1440 रुपये के। हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, सवाल है कि 200 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 व 5 दोनों से विभाजित है। यानी उन संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी जो 6 तथा 5 से दोनों से विभाजित है। तो जैसे बात करते हैं हम 6 और 5, ऐसी संख्याएं जो 6 तथा 5 दोनों से विभाजित है। जैसे हम बात कर लें 12 की, अब ये 6 से तो विभाजित है लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। तो अगर इस तरह की संख्या ज्ञात करनी है तो 6 और 5 का LCM निकालना होगा। LCM ऑफ 6 एंड 5 जो होगा वो कितना होता है, 30 होता है, 30।
30 जो है 5 और 6 से दोनों से विभाजित है। अब ये 30 है और यहाँ से हमको 200 तथा 400 के बीच की सभी संख्याएं ज्ञात करनी है जो 6 और 5 दोनों से विभाजित हैं। अच्छा भाई साहब एक मिनट, इसको 30 को 30 नहीं 3 मानो, थोड़ी देर के लिए 3 मानो, 3 मानो 3, इस 400 को 40 मानो और 200 को 20 मानो। तो 20 और 40 के बीच, यानी अगर बात करें तो यहाँ पर 21 आएगा जो कि 2 से विभाजित होगा, सॉरी 3 से, और ये जो होगा 40 नहीं होता, तुरंत 39 होता विभाजित। अब इसको 30 मान लो तो ये 200 हो जाएगा, तो ये 210 हो जाएगा और ये 390, यानी पहली संख्या 210 होगी जो कि 30 से विभाजित होगी, दूसरी 390 होगी जो कि 30 से पूरी तरह विभाजित है। इसके बीच, इसके अलावा अन्य कोई संख्याएं नहीं। अन्य बीच में बहुत सारी पड़ेंगी, जैसे पड़ेगी 240, अगली पड़ेगी 270, फिर और जाओगे तो 270 के बाद आएगी 300, फिर 330, इस तरह से कई सारी संख्याएं पड़ेंगी। अगर हम निकालें, ऐसे ही निकाल सकते हैं, ये तो छोटे से है, तो 210, 321, 24, इसके बाद में 227 यानी 270, उसके बाद 33 यानी 30 यानी कि 300, फिर अगली 33 यानी कि 330, अगली 36 यानी कि 360, फिर अगली 39 यानी कि 390। तो कुल मिला के 210 से 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ, एक मिनट मिस्टेक किए, 240 छोड़ देना है यहाँ पर, 240 और 210, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 7 आंसर है अपना 7। एक तो ये तरीका है, अगर आपका लॉजिक एकदम क्लियर है कि ये एक ग्रुप जो था छोटा था। अगर नहीं क्लियर है, ये 400 था ना, अगर नहीं क्लियर है तब भी हम लोग लगा सकते हैं। हम पहली संख्या ज्ञात कर लिए और दूसरी ज्ञात कर चुके थे, यानी कि जो फर्स्ट नंबर था वो 210 है जो 30 से विभाजित होगा, जो लास्ट नंबर है उसको सेकंड मानेंगे। लास्ट वो कितना था, यहाँ लिखी लो, FIST फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, फर्स्ट नंबर है 270 और जो लास्ट नंबर है वो कितना है 390। तो होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 30, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको D मान लो और एक जोड़ के बराबर में पदों की संख्या N। तो पहले लास्ट है 390, फर्स्ट है 210 बटे 30 से डिवाइड कर रहे हैं, एक जोड़ दो बराबर में n। तो बचेगा 0 और इधर से घटाओगे तो 8, यहाँ से 1/0 प्लस 1 बराबर n। 0 0 कटा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इससे काटोगे तो 6 आएगा, यानी कि जो n का मान 6 + 1 = 7। इसी कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं। एक्चुअली में बनना है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी जो है कक्षा 10 में एक टॉपिक है। हम लोग क्लास 10th की मैथ जब कंटिन्यू करेंगे तो आप वहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बैग 12.5% की छूट पर बेचा जाता है। यदि बैग का अंकित मूल्य 6400 रुपये है, तब अर्जित लाभ, और अर्जित लाभ भी उसमें दिया है 25% है। तो बताइए कि उसने क्रय कितने में किया था, यानी बैग का क्रय मूल्य क्या था। तो देखो, सबसे पहले जो बैग को अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य जो है वो कितना है भाई साहब, 6400 रुपये। अंकित मूल्य है 6400 रुपये। और लाभ कितना, अंकित मूल्य इतना, छूट कितनी दे रहे हैं, छूट है 12.5%, 2 होगा ना यहाँ पर। अच्छा, 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है 1/8, जैसे नो 100%। हाँ कैसे, देखो जो 12.5 है ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 1 25/2%, 25/2 गुणे में 1/100, 25 एकम 25 अट्ठे 25 चौको 100, 1/4 दूनी 8, इस तरह से आती है। इसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है, फ्रैक्शन 1/8, यानी कि जो वास्तविक मूल्य है ये वास्तविक होता है और ये उसका रिजल्ट होता है। ये क्या है, रिजल्ट है।
और ये वास्तविक है। दिस इज वास्तविक और ये रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट है तो 8 का 12 से ही 1/12.5% निकालोगे तो आएगा 1। 8 का 12.5% 1 आएगा। यानी कि भाई साहब ये जो छूट है अंकित मूल्य पर ही तो दी जाएगी। ऐसा नहीं कि अंकित मूल्य 100 रुपया है और मैं तुमको ये मान रहा हूँ कि नहीं, छूट तो यानी कि ये जो अंकित मूल्य कितना है 8 रुपया, ये वास्तविक में है क्या? जो अंकित मूल्य है वो 8 इकाई है। अंकित मूल्य जो है वो कितना है 8, लेकिन 8 नहीं, ये कितना है 64 है। 8 का नाम 8 8 64 यानी 800। तो जो 1 है उसकी किसके बराबर है 800 के बराबर। तो ये बेचा कितने में? एक छूट दी, यानी 1 रुपए की छूट दे दी उसने। तो जो उसका विक्रय किया, विक्रय कितने में किया 8 - 1 बराबर 7 रुपये में बेचा। क्योंकि 1 बराबर है 800 के, तो जो 7 इकाई होगा वो बराबर हो जाएगा 7 × 8 8 सते 56, यानी उसको बेच दिया उसने 5600 रुपये में। अगर 5600 रुपये में बेचा फिर भी उसको लाभ कितना हो रहा 25% का लाभ हो रहा। तो लाभ की बात करते हैं, 1 मिनट। लाभ, जो लाभ है वो कितना है 25% है। लाभ है 25%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4, फ्रैक्शन होती है 1/4। यानी ये लाभ बोला है क्रय कितने में किए थे, ये पूछ रहा 25% लाभ हुआ। ये लाभ हुआ यानी कि 4 रुपये में खरीदा था, ये वास्तविक है। और ये इसका रिजल्ट है 25 का 4%। 4 का 25% निकालोगे तो 1 आएगा। यानी जो उसने क्रय किया होगा, क्रय वो किया था उसने 4 रुपये का, ठीक है। विक्रय कितने का किया, विक्रय लाभ कर विक्रय किया, ये वाले जो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो विक्रय कितने का कर दिया 4 रुपये खरीदा था, 1 रुपया लाभ लेके, नहीं 5 रुपये में बेच दिया इसको। और ये 5 रुपये बराबर है वास्तविक रूप से 5600 के। तो यहाँ से 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा 5600 बटे में 5 के। 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, यहाँ से 2 बचा, 5 दूनी 10, यानी 1 जो है वो बराबर आ जाएगा 1120 1120 रुपये। अब हमको क्रय ज्ञात करना, तो 1 का मान है 1120 रुपये, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 4 × 1120 बराबर 0, 4 दूनी 8, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, यानी उसने खरीदा था उसको 4480 रुपये का। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि जो अपना बैग है उसका क्रय मूल्य है 4480 रुपया। ये आपको देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा कठिन है नहीं। अब ये सब नहीं करना है तुमको और किसी को समझाना नहीं, लेकिन अगर आप प्लीज़ इसको दोबारा देखें और एक बार प्रैक्टिस करें, बहुत आसानी से लग जाएगा। ओके, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना दे रही है अपना 1200 रुपये। ये 1200 रुपये देती है ब्याज। तब उसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ना 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 ना, सवाल हमको लग रहा है गलत हो गया। केवल साधारण ब्याज ही ज्ञात करना, केवल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज अंतर नहीं निकाल सकते क्योंकि डिटेल्स कम है ना सवाल में। तो साधारण ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क 5 वर्षों के लिए, ठीक है। वैसे साधारण ब्याज जो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। जैसे ये है 1200 बराबर मूलधन नहीं ज्ञात है, मूलधन दर कितनी नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं R, समय 2 साल है बटे में 100, यानी इसको इस तरह भेजोगे तो ये 2 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा
600 रुपये। 600 रुपये बराबर मूलधन को मान लो यार आर पी पी पी, तो पी आर बटे 100। अगला 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए सिंपल है। 5 वर्षों के लिए एस आई सिंपल इंटरेस्ट होना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं साधारण ब्याज होना क्या है, पी इंटू आर इंटू 5/100। तो ये हो जाना पी आर अपॉन 100 इंटू में 5 लिख सकते हैं। पी आर का मान है 600, यहाँ 600 रख दोगे, 600 गुणे 5, 5 छक्का 30, 3000 रुपये, यानी 5 वर्षों का साधारण ब्याज बन जाएगा 3000 रुपये। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। डन। देखिए सवाल है अगला अपना कि यदि दो ट्रेनें 70 किलोमीटर प्रति घंटा व 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं और उनकी लंबाइयाँ पहली ट्रेन की लंबाई है 210 मीटर और दूसरी की है 255 मीटर, तब वो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, जबकि वे एक दूसरे की ओर गति करती हैं। यानी इसका मतलब एक ट्रेन इस तरफ से जा रही है और दूसरी इधर इस तरफ से आ रही है और ये इस तरह से एकदम खड़ी। इसकी लंबाई है 210 मीटर और इस ट्रेन की लंबाई है 255 मीटर। यानी अगर हम कहें तो डिस्टेंस पूरी यहाँ से यहाँ तक की बन जाएगी। ये कुल डिस्टेंस हो जानी है 5 और 1 6 और 2 4 मीटर, यानी 455 मीटर हो जानी। और चाल, अगर ये पहली ट्रेन है और इसकी चाल है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन है जिसकी चाल है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई साहब देखो, अगर हम आपकी तरफ दौड़ें और आप हमारी तरफ दौड़ें तो हम जल्दी एक दूसरे के पास आ जाएंगे। यानी कि ये ट्रेनें दोनों, आपकी चाल और हमारी चाल जुड़ जाएगी रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर जा रही हैं, इसलिए इनकी चालें जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। अगर हम कहें तो कुल जो परिणामी स्पीड होगी वो इन दोनों का सम होगी, और जो कि अगर इनका दोनों का सम करें तो 505 8715 यानी 155 किलोमीटर जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी, यानी जो कह सकते हैं परिणामी चाल जो होगी वो हो जानी है 155 किलोमीटर। चूँकि दूरी दी है मीटर में, इसलिए हम लोग इसको चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 55, अब 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, घंटा को सेकंड में बदलने के लिए मिनट में बदल गया 60 से गुणा करें तो, और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। A0 से A0, A0 से A0 कट जाएगा। अब ये हो जाना है 56 गुणे 10 बटे 6 गुणे 6 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी चाल है और ये है दूरी। निकालना है समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि ये जो t होगा ये दूरी है 6465 बटे 155 इंटू 10 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 6, ये ऊपर जाना है तो कितना बनेगा, ये 4 6 5 गुणे 6, ये 6 ऊपर चले जाएंगे, 6 गुणे 6 बटे 155 मल्टीप्लाई 10, 10 आ गया ना। चलो भाग करते हैं। देखो ये 5 से काटो, 5 9 45, 1 बचा 5 3 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15, 5 1 5, 31 1 31, 31 तियाँ कितना हो जाएगा 93। ओके, 3 छंग 18, ये हो जाना है 3 छंग 18, 3 गुणे 6 36 बटे 10, ये हो जाना है 108 बटे
10, तो ये हो जाएगी 10.8 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? 10.8 सेकेंड में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। अगर ये विपरीत चलती तो चाल इसमें से घट जाती, इसे इस तरफ जाती अलग अलग। क्योंकि ये समान दिशाओं में चल रही हैं इसलिए इनकी चालें ऐड हो जाएंगी। ओके, डन। दो मित्रों के वेतन का अनुपात है 3:4। वेतनों का अंतर है 3,000 रुपया। तो बोल रहा है कि भाई साहब बोलो वेतनों का योग क्या होगा। ओके, डन। देखो, अगर दो अनुपात हैं, इन दो मित्रों का वेतन है और उनका अनुपात है 3:4, यानी कोई मित्र ए है, दूसरा मित्र है बी। पहला मित्र ए, दूसरा मित्र उसका बी, यानी इनके दोनों के वेतनों का अनुपात है सैलरी ए की और सैलरी ऑफ बी। जो ये है, ये 3 जो अनुपात है ना, 3 अनुपात, इसको लिखो 3:4, इसको लिख सकते हैं 3/4। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ये सब नहीं सीखना यार, ये बकवास नहीं करनी। ये 3:4 मतलब 3:4 का मतलब क्या? मतलब 3/4। पहला अगर 3 रुपये पा रहा है तो दूसरा 4 रुपया पा रहा है। पहला 30 रुपये पा रहा है तो दूसरा 40 रुपया। अगर ये 300 पा रहा है तो ये 400 पा रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये। तो अगर कोई 303 पा रहा है तो ये 4 पा रहा है। तो ये बड़ी बड़ी नंबर से हम इस तरह नहीं कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, अगर ये 15 रुपये पा रहा है पहला तो दूसरा पाएगा 20 रुपया। ये अनुपात है। तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि अगर 3:4 यानी पहला 3 रुपये पाता है, दूसरा 4 रुपये पा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना? 1 आएगा। और वो एक्चुअली में डिफरेंस है कितना? वो है 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये डिफरेंस। बोल रहा है उनके वेतनों का योग क्या होगा? तो ये अंतर 1 था, योग कितना होगा? 3 + 4 = 7। तो योग एक्चुअली में योग क्या होगा? रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 3,000, जो कि होना है 2,100 रुपया। 2,100 होना है ना? गलत है यार, 2-3 जरूर उतारो। 21,000 रुपये, यानी दोनों के वेतनों का योग कितना हो जाएगा? 21,000 रुपये। कोई पूछ ले कि दोनों का अलग अलग वेतन बताओ, तो जो जिसकी सैलरी 3,000 रुपये है उसका वेतन हो जाएगा, चूँकि एक का मान 3,000 है तो फिर 3 का मान हो जाएगा 9,000 रुपये। एक का मान, और दूसरा जो है 4 वाला, इसकी सैलरी कितनी? अगर एक का मान 3,000 तो इसका 4 का मान हो जाएगा 12,000 रुपया। 3 चौक 12, 12,000। 12 और 9,000 जोड़ोगे तो हो जाएगा 21,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वेरी सिंपल। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, और यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, ये अपना रहा आयत। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। तो चौड़ाई अगर x है तो चौड़ाई की 5 गुनी, चौड़ाई की 5 गुनी क्या है? लंबाई। तो इसकी 5 गुनी यानी कि 5x। ठीक है, जबकि चौड़ाई जो दी गई है उसकी चौड़ाई कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर, यानी जो x का मान है वो 10 सेंटीमीटर है भाई साहब। तो यहाँ पर रख देंगे x का मान, तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सवाल था। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है तो एक आयत हमने बना लिया, उसकी चौड़ाई हमने मान ली x, चौड़ाई मान ली हमने x सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो जाए? चूंकि चौड़ाई का 5 गुना, यानी चौड़ाई को अगर 5 से गुणा करोगे तो क्या मिलने वाली है? आयत की लंबाई मिलने वाली। ये जो कीवर्ड्स होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गुना, यही क्वेश्चन में पकड़ने वाले होते, बाकी तो सब कहानी लिखी। तो जो चौड़ाई है, चौड़ाई की 5 गुनी, तो पहले तो चौड़ाई तो हमको पता होनी चाहिए। तो चौड़ाई हमने मान लिया x, तो उसका 5 गुना क्या हो जाएगी? लंबाई। तो 5 गुना कर दिया। चूंकि चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर तो x का मान 10 हो गया,
और वहाँ पर लंबाई थी 5x, तो यहाँ रखे x का मान 10, तो ये हो गई 50। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 50 गुणे 10 बराबर 500 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल सवाल। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है P बराबर 6 गुणे 4 भागे 2 बटे 8 गुणे 3 भागे 6 तथा कॉमा Q का मान दिया 12 भागे 4 माइनस 2/4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12। अगर ऐसा है तो P/Q का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले P को हल ही कर लो तुम। P बराबर, सबसे पहले होता क्या है, बडमास के अनुसार इसको हल करते हैं। BODMAS, all of you know that B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। So सबसे पहले हम भाग यहाँ करेंगे बट ब्रैकेट, चूँकि यहाँ कहीं है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन हाँ डिवीजन है, तो हम सबसे पहले डिवीजन करते हैं। तो 2 से इसका डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इस तरफ की एक तो हम लोग ऐसा नहीं करते, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, नहीं करते, ऐसे लिखा। देखो जब भी इस तरह लिखा हो तो 24 इंटू 4 इंटू 1/2 कर दीजिए, होल अपॉन। यानी हमने कल भी एक सवाल में सीखा था कि जब भी भाग हो तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, और चूंकि 2 के नीचे देखा जाए तो 2 के बटे में 1 लिखा होगा। कोई भी संख्या का जो हर होता है वो 2 1 होता है, तो इसको 1/2 कर दिए। चूँकि वहाँ तो कट जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया, गुणे 3 गुणे 1/6 लिखेंगे। अब कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। 2 से काटेंगे, ये 2 आएगा, 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 2 × 9 2, 2 दूना 2 चौको 8, यानी P का मान हो जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12 बटे जो ये 3 है ना, ये हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे 4 3 12, यानी कि P का मान आ जाएगा यहाँ से 3। सुनो, चलो Q की बात करते हैं। क्योंकि Q में भी वही 4 क्रम सबसे पहले भाग ही कर ले, 4 क्रम 4 3 12, और यहाँ से ये हो जाना है 3 - 2/4 गुणे 1/3 गुणे 12, 3 × 9 3, 3 चौक 12, यानी Q बराबर हो जाएगा 3 में से 2 घट जाएगा 1/1 कितना 4 इंटू में 4, यानी Q बराबर हो जाएगा 1/16। चूँकि P/Q की बात करें तो P है 3 और Q जो है 1/16, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 16 × 48, यानी P/Q बराबर आ गया है 48। तो आगे देखो, P/Q का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 48 का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 48 × 48। अब देखो 8 × 64 के 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 और 6 70, 4 7 चौक 16, 16 और 7 23। दिस इज आवर आंसर, यानी 2304। दिस इज आवर आंसर। हाँ, इस बार देखो, ये अगला सवाल है अपना इसी में क्षेत्र में कि एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लेगा। तो जो उसकी जो दूरी है, D फॉर डिस्टेंस है 300 मीटर, इसको अगर किलोमीटर बदले तो 300/1000 करेंगे ना, तो 2 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा आगे चल के 0.3 किलोमीटर। अच्छा, जो उसकी स्पीड है 227 किलोमीटर प्रति आवर। टाइम कितना लेगा अगर हम करें तो बेवकूफ़ियत कर रहे हैं हम लोग, नहीं करना था। यही मीटर में लिखो, क्योंकि टाइम सेकंड में पूछा होगा, टाइम सेकंड में पूछा था, सेकंड में पूछा तो ये मीटर में ही रहेगा। तो स्पीड है उसकी 70 किलोमीटर, तो इसको हम लोग बदल लेंगे, स्पीड को चेंज कर लेंगे 270 गुणे। देखो अगर स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता तो 18/5 से हम लोग, देखो यूनिट की बात करते हैं। अगर स्पीड किलोमीटर प्रति आवर से जाना है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर से, और ये रही v और ये है v,
इस तरफ से अगर आप जाएंगे, यहाँ से किलोमीटर से मीटर की जाना, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर होगा 5/18 यानी 5/18। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाओगे तो अंश छोटा रहेगा, लेकिन वही है। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड से आप जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा आवर में, यानी कि जो स्पीड है वो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रही। अगर बड़ी यूनिट में जा रही है तो बड़ी संख्या ऊपर और छोटी वाली नीचे। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो छोटी ऊपर बड़ी नीचे, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो बड़ी ऊपर और छोटी संख्या नीचे, यानी 5/18। तो इसको जो इसमें है हम करेंगे इसको, क्योंकि बड़ी यूनिट से हमको जाना है मीटर प्रति सेकंड में दूरी आनी चाहिए या चाल, तो 5/18। 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, 5 तिहाई 15/2 मीटर प्रति सेकंड। तो टाइम दूरी बराबर स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 300/5/2, ये 2 ऊपर चले जाएंगे तो 3 × 100/15, 15 का 15 दूना 30, 20 दूना 40 सेकंड। यानी उसको कितने टाइम लगेगा? 300 मीटर दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में 40 सेकंड लगेंगे। ओके डन। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला। इसको आई होप इसको ज़रूर लर्न रखो। यानी बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट में जाना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, यानी कि जो छोटी संख्या 5 है वो ऊपर रहेगी, बड़ी संख्या 18 जो वो नीचे रहेगी। लेकिन अगर छोटी यूनिट यानी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाओगे तो चूँकि बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या से गुणा होगा। तो 5/18 और 18/5 कहाँ से आया यार? वो जानते हो ना, 3600/1000 और 1000/36 यही सब है। वो हम लोग चाल दूरी में सीखेंगे, चाल दूरी एंड समय। अगला प्रश्न ये जो है कि यदि x और y का औसत 10 है तब y का मान बताना। सीधा सवाल है। औसत बराबर एवरेज बराबर सूत्र क्या होता? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज है एक्चुअली में ये रहा अपना AVG। तो AVG है 10x बराबर पदों का योग यानी x + y, ये रहा पदों का योग। और है पद कितने? x और y ही तो है, तो 2 है। ये हो जाएगा 10 दूनी 20, x बराबर ये इस तरफ चला है बराबर x + y। कह रहा y का मान बताओ, x को इस तरफ भेजो तो 20x - x बराबर y, यानी यहाँ से y का मान हो गया 19x। दिस इज आवर आंसर नाउ। तो 2 सवाल यहाँ से हम लोग सीख ले, बहुत आसान से। कितने आसान? एसएससी में मैथ कठिन आती ही नहीं ज़्यादा। ओके, अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर हुई हानि का 3 गुना है। यानी विक्रय मूल्य हुई हानि का 3 गुना है, तो प्रतिशत हानि बताइए। तो पहले मान लेते हैं, माना होना क्या, इसकी बात हो रही विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य तथा हानि की। विक्रय मूल्य और हानि की बात हो रही। हानि का कितना गुना है? 3 गुना विक्रय मूल्य। तो मान लिया हानि है x, हानि x है, तो इसका 3 गुना विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यानी विक्रय मूल्य है 3x। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य x है और हानि हुई है x की, तो क्रय मूल्य कितना हुआ? भाई साहब आपने बेच लिया मान लीजिए 15 रुपए का, और बोल दिया गया कि हानि आपको हुई है x रुपया। यानी कि जो आपको 15 रुपए में और बेचने पर आपको हानि हुई है 5 रुपए की। यानी आपने कितने का खरीदा होगा? 15 + 20 रुपए का ना। तो 15 + 5 का, तो ये हो जाना है 20 रुपया। यानी आपने कितने का खरीदा? तो 20 रुपये का खरीदा था। यानी अगर हानि आपको हुई है x रुपया और x का 3 गुना है विक्रय, तो जो क्रय होगा वो क्या होगा?
वो होगा विक्रय प्लस जितने की हानि हुई। तो विक्रय हुआ 3x का और हानि हुई है x रुपया, यानी जो क्रय है आपका वो 4x है। क्रय बना आपका 4x। ओके, तो क्रय 4x बना। अब हानि, प्रतिशत हानि क्या होती? प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय गुणे 100, यानी कि हानि कितनी है? x रुपये की, खरीदे थे हम 4x की, गुणे 100। x से x कटा, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25%, यानी इक्वल टू 25%। सबसे पहली बात, हानि का 3 गुना है विक्रय मूल्य। हमने हानि मान लिया x, तो उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 3x। अब यहाँ से जो क्रय मूल्य होगा होता है विक्रय मूल्य जितने का बेचे वो, और जितने रुपये हानि हुई वह, उन दोनों को ऐड किए तो मिल गया क्रय मूल्य। और फिर परसेंटेज हानि का सूत्र लगा के हम सूत्र निकाल लेते हैं। ओके, डन। अगला हमारा सवाल है, इसमें देखो लिखा है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। ये सभी कार के ब्रांड हैं और कुल कारों की संख्या जो बेची गई है वो है 2800 कारें बेची गई। और इसमें जैसे कहा जाए कि कार जो B1 ब्रांड है वो 10% बिका है, ब्रांड B2 15%, ब्रांड B3 18%, ब्रांड B4 6%, ब्रांड B5 13%, ब्रांड B6 8%, ब्रांड B7 18% एंड ब्रांड B8 जो है वो 12%। हमसे प्रश्न वाला पूछ रहा है कि ब्रांड B2 एंड ब्रांड 6 की कारें जितनी बिकी हैं उनका अंतर क्या होगा। तो देखो, ब्रांड B का जो कितना परसेंटेज है ब्रांड B2 का, ब्रांड B2 15% बिका है, और जो ब्रांड B6 है ब्रांड B6 8% बिका है। इनका जो परसेंटेज डिफरेंस आएगा वो 7% होगा। तो 7/100, कुल कितनी कारें हैं? 28। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो गया 7 × 8 = 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, यानी 196। यही अपना आंसर है बस। इसका एक ये बहुत सीधा सा तरीका है। या फिर हम करें, पहले ब्रांड B2 कितनी कारें बिकी उनकी संख्या निकालें, तो 15% तो होगा क्या, कुल बिकी 2800, तो 2800 का जो 15% होगा तो 2800 गुणे 15/100 करें, 2 जीरो काटे, 15 8 120, 15 दूना 30 और 12 42, यानी 420 आएगा। 400, और यहाँ से B6 का मान निकालें, B6 बराबर होगा 2800 का, 2800 का कितना, B6 जो है वो 8%, तो ये हो जाएगा 2800 गुणे 8/100, 2 जीरो कट जाएंगे, 8 6 64, 8 दूनी 16 और 6 22, यानी 224। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लें, तो B2 डिफ्रेंशिएट B6 बराबर 420 में से घटाना है 224, जो कि बचने वाला है 6, यहाँ 1 9, यहाँ 3 1, 196। इस तरह से, यानी कि ब्रांड B2 की जितनी कारें बिकी हैं उनकी संख्या निकाल लें, ब्रांड B6 में जितनी कार बिकी हैं उनकी संख्या निकाल लें और उन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, या फिर उनका जो प्रतिशत मान दिया वहीं से परसेंटेज डिफरेंस निकालें और फिर वो भी मान उतना ही आएगा। इसके अलावा अगर यही पाई चार्ट है और पाई चार्ट से संबंधित अंश में भी कोण, अंश में ये 15 अंश 16 अंश और डिफरेंस करते तो हम वहाँ 100 की जगह पर 360 रखते हैं और उस तरह से भी मान निकाल सकते हैं। पाई चार्ट वाले जो लेक्चर्स होंगे आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला सवाल है कि यदि x का 35% बराबर है 700 का 42.5%, तो x का मान बताइए। सिंपल है यार, ये कितना हो जाएगा, x का मतलब गुणा 35% का मतलब 35/100 बराबर 700 गुणे 42.5, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इस देखो इन दोनों जीरो से ये वाले सॉरी नहीं काटते, ये दोनों जीरो लिख ही रहते। x बराबर 35 भाग में चला जाएगा, तो 70 700 गुणे 420 बटे में 35 आना,
7 से काटो, 7 पच्चीस 35, 7 का नम 7, वहाँ 100 हो गया। 5 का नम 5, 5 से इसको भाग करेंगे, 5 40, यहाँ से 2 बचा, 5 25। तो ये होना है x बराबर 100 गुणे 5.8, ये 2 जीरो और 5 का नम 5, 8 का नम 8, यानी x बराबर 1 10 संख्या के बाद दशमलव, ये हो जाना है 850, यानी अपना नंबर आ जाएगा x का मान 850। दूसरा सवाल है कि ब्याज की दर है 5%, तो 5000 का CI, यानी CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का 2 वर्षों, ये 2 वर्षों का अंतर क्या होगा। सिंपल सी बात लगा ही देते हैं, 2 वर्ष का अंतर। चूंकि 2 वर्षों के लिए जो सूत्र होता है D2 बराबर होता है P इंटू 1/R/100 की पावर 2। सीधा लगाते हैं, D2 बराबर P है 5000 इंटू R 5/100 की पावर 2। 5 से काटेंगे 20 बनने वाला है, तो 5000 गुणे 1/400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटोगे तो 12.5 रुपया। यानी 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होगा वो यहाँ से आ जाएगा 12.5%। एक तो ये सूत्र है। दूसरा है कि आप साधारण ब्याज ज्ञात करें, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, फिर घटाएं। इसके अलावा अन्य ट्री मेथड वगैरह भी हैं, वो बाद में सीखेंगे, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा।